अच्छा, आज जो हमारा लेक्चर है, हमने लास्ट टाइम कुछ जो है वो HTML के टैग्स बनाना शुरू किए थे। टैग हम बोल रहे थे कि जो सिंटैक्स है जिसके अंदर हम यूज़र को कुछ इन्फॉर्मेशन शो करना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर सिंटैक्स को लिखने के लिए हमें टैग की ज़रूरत पड़ती है। टैग हम कैसे बना रहे थे? लेस देन ब्रैकेट, फिर टैग नेम आ रहा था, ग्रेटर देन ब्रैकेट, फिर टैग नेम आ रहा था। तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के टैग्स होते हैं। हमने डिस्कस किया था कुछ सिमेंटिक टैग्स होते हैं और कुछ ऐसे टैग्स हैं जिनकी रिप्रेजेंटेशंस हमें नज़र आती हैं वेब पेजेस के ऊपर। तो कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जिनकी कोई आउटपुट नहीं होती, लेकिन स्टिल उनको यूज़ करना, उनको इस्तेमाल करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। उसमें एक HTML टैग है जिससे एक ऐसा सिमेंटिक टैग है जिससे हमें यह पता लगता है कि इसके अंदर लिखा हुआ जितना कोड है वो HTML को रिप्रेजेंट कर रहा है। सही है। फिर हमारे पास इसी तरह एक बॉडी का टैग था जिसको हमने बोला था कि इस टैग के अंदर जितने टैग्स हैं हम अगर डिफाइन करेंगे तो ब्राउज़र को समझ आती है कि ये वो टैग्स हैं जो वेब पेज की बॉडी में नज़र आएंगे। उसके अंदर हमारे पास H1 टैग था जिसमें हमने हेलो वर्ल्ड लिखा ऐसे। देन हमारे पास एक हमने डिस्कस किया था हेड टैग। हेड टैग के अंदर हमारे पास एक टाइटल का टैग था। सही है। टाइटल जो हमारे वेब पेज के ऊपर लिखा होता है, जैसे लाइक हम इधर लिख देते हैं वेब मोबाइल एप्लीकेशन WMA, और इसको चलाने के लिए हमने यहाँ से रिवेल इन फोल्डर किया था, देन ओपन विद गूगल क्रोम। तो डायरेक्ट रन भी कर सकते हैं। मैं अभी के लिए कम्प्लेक्सिटी में डालना नहीं चाह रहा आपको। जब तक आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आएंगे तो आपको बाद भी अच्छी तरह पिक नहीं अप कर सकते, तो इसलिए मैं इसको इधर चलाना चाह रहा हूँ, हेलो वर्ल्ड। सही है। अच्छा, अब जिस तरह हमने हेडिंग का टैग बना लिया था, फिर हमने पैराग्राफ का टैग बना लिया, इसी तरह हमारे पास अब कुछ और टैग्स भी हैं। कुछ जो फेमस टैग हैं वो मैं आपको पहले कवर करवाऊंगा, फिर हम माइनर टैग्स भी सीखेंगे। माइनर टैग को अंडरस्टैंड करना थोड़ा, मतलब वो इतने कॉमनली यूज़ नहीं होंगे तो आपको भी याद नहीं रहेंगे। तो जो ज़्यादा कॉमनली यूज़ हैं पहले हम उनको पकड़ लेते हैं ताकि क्लैरिटी आ जाए, फिर हम बुक के एक एक पेज को देखते जाएंगे, उसमें जो भी टैग्स होंगे वो पढ़ते जाएंगे। अच्छा, हमने हेडिंग बना ली, पैराग्राफ बना लिया। अच्छा, पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे अगर आप LOREM लोरम लिख के टैब प्रेस करते हैं ना, तो ये एक बड़ा सारा लंबा टेक्स्ट आपको दे देता है। उससे हमें फ़ायदा होता है कि टेक्स्ट खुद से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो लोरम ऑटोमेटिकली टेक्स्ट प्रोड्यूस कर देता है। तो मैंने कैसे किया है, हम कोई भी पैराग्राफ लिख के P टैग लगा के टैब दबाएंगे लोरम लिख के, तो ये ऑटोमेटिकली उतने जो है वो टैग उतना टेक्स्ट प्रोड्यूस कर देगा पैराग्राफ जितना, उसकी हमें आउटपुट फिर हम यहाँ पे फील कर सकते हैं कि इतनी चेंजेस जो हैं वो नज़र आएंगी आपको। अच्छा, हेडिंग का हमने बना दिया। हेडिंग भी हमारे पास कितनी तरह की होती है? 6 तरह की है। देन हमारे पास पैराग्राफ का टैग जो है वो आ गया। अच्छा, अभी जो हमने टैग सीखना है डेट इज़ कॉल्ड इमेज टैग। अच्छा, नॉर्मली टैग बनाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं लेस देन ब्रैकेट, फिर नेम ऑफ द टैग, देन ग्रेटर देन ब्रैकेट, और ऐसे ये बंद होते हैं। यही हमने डिस्कस किया है ना। और इसको क्या बोलते हैं? ओपनिंग टैग, यानी इसको, और इस कंप्लीट को क्या बोलते हैं? टैग बोलते हैं। अच्छा, अब इमेज का जिस तरह हेडिंग और P का टैग का, हेडिंग का पूरा टैग ऐसे नहीं है ना, HEDI हेडिंग ऐसे होना चाहिए था ना, लेकिन उन्होंने इसको H1 बोल दिया। तो इमेज के लिए भी पूरा टैग नहीं है, उसको उन्होंने सिर्फ IMG बोला। कि क्या नाम है इसका? IMG मीन इमेज टैग। सही है। अब एक चीज और के, ये जो टैग का ओपनिंग एंड क्लोजिंग हिस्सा है, इसकी रीजन ये है कि इसके दरमियान कोई कंटेंट आना था। कंटेंट मतलब जो यूजर को हम शो करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब हमारे केस में ऐसा है कि हम जो यूजर को शो करना चाह रहे हैं कंटेंट, वो इमेज के केस में लाइक हमने एक इमेज शो करनी है, तो इमेज के केस में हम सेंटर में क्या कंटेंट लिखें? कोई कंटेंट आपकी समझ में आ रही है? कोई ऐसी चीज, लेट्स सपोज लोकेशन, URL, कोई ऐसी चीज। अब लॉजिकली चूंकि इमेज एक ऐसी चीज है जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है,
हम उसको शो करना चाह रहे हैं अपने वेब पेज पे, लोगों को दिखाना चाह रहे हैं। ऐसे ही है ना कि हमारे पास इमेज एग्जिस्ट करती है, उसको हम लोगों को दिखाना चाह रहे हैं। ऐसे ही है ना। अच्छा, अब ये जो इमेज एग्जिस्ट कर रही है, जो हम लोगों को दिखाना चाह रहे हैं, उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज हम एज अ कंटेंट नहीं लिखना चाह रहे हैं। जो भी इमेज है एग्जैक्टली वही दिखाना चाह रहे हैं अगले बंदे को। जैसे पैराग्राफ लिख रहे हैं तो हम कोई टेक्स्ट यूजर को दिखाना चाह रहे हैं। हम हेडिंग लिख रहे हैं तो हेडिंग के केस में हम कोई टेक्स्ट यूजर को दिखाना चाह रहे हैं। पिक्चर के केस में वो पिक्चर ही इटसेल्फ यूजर को दिखाना चाह रहे हैं, तो उसके दरमियान में हम कुछ नहीं लिखना चाह रहे। मेरी बात समझ आ रही है आपको? इट मीन्स जब हम पिक्चर दिखाएंगे तो चूंकि हमने उसके दरमियान में कोई कंटेंट नहीं लिखना, तो इसका जो क्लोजिंग टैग है वो नहीं होता है। ऐसे टैग जिनके दरमियान में कोई कंटेंट नहीं आएगा, उनका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। ओपनिंग टैग होता है लेकिन क्लोजिंग टैग नहीं होता। ऐसे टैग जिनके दरमियान में कोई कंटेंट नहीं आएगा, उनका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है, सिर्फ ओपनिंग टैग होता है। अच्छा, अभी तक हमने सीखा था कि जितने भी टैग होते हैं उनका ओपनिंग टैग होता है और क्लोजिंग टैग होता है, लेकिन अब हमने एक नया टैग किस्म पढ़ ली है। कुछ ऐसे टैग होंगे जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनके दरमियान कुछ भी ऐसी चीज नहीं आएगी, इसलिए उसको हमने क्लोजिंग टैग उसका नहीं हमने डिफाइन करना। ऑल गुड। लेकिन ऐसे टैग जिनके दरमियान कंटेंट आएगा तो उनका क्लोजिंग टैग लाजमी होगा। तो चूंकि इमेज है एक ऐसी चीज है जिसको जो हम इमेज उसको देंगे, उसने वही इटसेल्फ इमेज आगे दिखा देनी है। उसके सेंटर में कोई कंटेंट नहीं आ रहा जो हम उसको दिखाना चाह रहे हैं, तो इसलिए इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होगा। ऐसे टैग जिनका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, उनको हम बोलते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। क्या बोलते हैं? सेल्फ क्लोजिंग। अब सेल्फ मतलब ओपनिंग टैग ही क्लोज करेगा उसको। तो वो कैसे करेगा? क्लोज करने के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग टैग में फर्क क्या होता है? फॉरवर्ड स्लैश, यही फर्क होता है ना। ये फॉरवर्ड स्लैश का फर्क होता है ओपनिंग और क्लोजिंग टैग में। अब मैं बोल रहा हूं सेल्फ क्लोजिंग टैग, तो मतलब ओपनिंग टैग अपने आप को फॉरवर्ड स्लैश यूज करके सेल्फ क्लोज कर देगा। वो कैसे? टैग के नाम के बाद, टैग के ओपनिंग टैग में ये होता है ना, लेस देन ब्रैकेट टैग नेम एंड देन ग्रेटर देन ब्रैकेट, और उसके साथ फिर अंदर कंटेंट आता था, फिर हम टैग को क्लोज करते थे। बट अब हम ऐसे क्लोज करेंगे, लेस देन ब्रैकेट टैग नेम फॉरवर्ड स्लैश और ग्रेटर देन ब्रैकेट। इसको हम बोलेंगे सेल्फ क्लोजिंग टैग। ऐसे टैग जिनका दरमियान कोई कंटेंट नहीं आता है, वो उनका सिर्फ एक ओपनिंग टैग होता है, लेकिन वो सेल्फ क्लोज होता है। मतलब टैग के नाम के बाद हम फॉरवर्ड स्लैश खुद से ऐड करेंगे। इतनी कंफ्यूजन किसी को? कोई इशू? ये सेल्फ क्लोजिंग टैग किसको बोलते हैं? सही है। अच्छा, अब अगर मैं सिर्फ इसको इतना लगाऊंगा और आपको आउटपुट दिखाता हूं, तो कुछ फर्क नजर आ रहा है? कुछ फर्क नजर आ रहा है? नहीं। हालांकि हमने उसको कहा है कि IMG इमेज का टैग लगा दो, लेकिन उसके बावजूद कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने उसको बोला इमेज शो करो, जिस तरह हमने उसको बोला पैराग्राफ शो करो, हमने कंटेंट अपने पास से दिया। इसी तरह पिक्चर मैं उसको कह रहा हूं शो करो, तो मुझे उसमें कंटेंट भी अपने पास से देना पड़ेगा। कंटेंट भी अपने पास से देना पड़ेगा। अच्छा, अब कंटेंट देने के लिए, यानी कि क्या पिक्चर शो करनी है, ये बताने के लिए, चूंकि ये कोई ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग नहीं है जिसके सेंटर में मैं उसको बता दूं, तो इसका मतलब है कोई और अंदाज होगा जिसके थ्रू हम ये काम करेंगे। ऐसे ही है ना। अच्छा, उस अंदाज को अंडरस्टैंड करने के लिए, जिस तरह मैंने टैग की डेफिनेशन आपको बता दी, अब आपके जहन में एक क्लैरिटी ऑलवेज होनी चाहिए। व्हेनेवर हमें टैग की जरूरत पड़ती है, वी विल यूज लेस देन ब्रैकेट टैग नेम ग्रेटर देन ब्रैकेट। ये सिंटैक्स है, ये ऐसा ही रहेगा। दुनिया आप 10,000 टैग भी अगर हम प्रोड्यूस कर लें, द सिंटैक्स विल बी सेम, लेस देन ब्रैकेट टैग नेम एंड ग्रेटर देन ब्रैकेट। अब जो सेल्फ क्लोजिंग टैग हैं,
उसका सिंटैक्स क्या रहेगा, लेस देन ब्रैकेट टैग नेम फॉरवर्ड स्लैश एंड ग्रेटर देन ब्रैकेट, ये सिंटैक्स है। अब दो तरह का सिंटैक्स सीख लिया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग का और सेल्फ क्लोजिंग टैग का, दो का सिंटैक्स सीख लिया। अब हम एक नया सिंटैक्स सीखने जा रहे हैं, वो टैग नहीं है। टैग दो ही तरह के होते हैं, या सेल्फ क्लोजिंग टैग या ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, इसके अलावा टैग की कोई और किस्म नहीं है। अब एक और सिंटैक्स हमने सीखना है, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, उसका मतलब क्या है। हर टैग, ये एक टैग है H1, इसकी एक खसूसियात हैं। खसूसियात क्या है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज या खसूसियात हैं। वो क्या है कि ये पैराग्राफ के टेक्स्ट की निस्बत बड़ा नजर आता है, और पैराग्राफ के टेक्स्ट की निस्बत इसका बोल्ड साइज ज्यादा है, ये मोटा ज्यादा है, दिखने में ज्यादा भारी नजर आता है, इसका वेट ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका फॉन्ट साइज, यानी कि ये लिखने में बड़ा नजर आता है, और ये नॉर्मल टेक्स्ट से वजनी है, बड़ा है, मोटा है, इसलिए इसकी जो अपीयरेंस है वो पैराग्राफ से डिफरेंट है। अच्छा, ये किसने डिफाइन की है, ये लॉजिक किसने बनाई है कि H1 इतने साइज होगा, इतना मोटा होगा, पैराग्राफ से इसका डिफरेंस इतना होगा, ये किसने डिफाइन की है? ये HTML ने डिफाइन किया। जो HTML की हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं ना, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये उसने डिफाइन किया है कि H1 जब भी आएगा उसकी ये लॉजिक होगी। अच्छा, अब वो कहता है कि मैंने एक टैग बना दिया है और उसकी एक लॉजिक डिफाइन कर दिया आपके सामने, लेकिन इस लॉजिक में एक टैग को बनाते हुए उसकी वो सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन करना अगर शुरू करूंगा तो आपके पास कुछ कंट्रोल नहीं बचेंगे। वो हमें एक ऐसा कंट्रोल देना चाहता है जिसकी मदद से हम किसी भी टैग की खसूसियात मीन प्रॉपर्टीज मीन उसकी अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं थ्रू वन ऑफ द कंट्रोल। वो हमें एक ऐसा कंट्रोल देना चाहता है हमारे हाथ में जिसकी मदद से हम एक टैग की खसूसियात में इजाफा कर सकते हैं। लाइक H1 तो हमेशा ऐसे ही नजर आएगा, लेकिन मैं कहता हूं कि ये वाला H1 रेड नजर आए। इसका मतलब क्या है कि जो H1 ने जो भी उसकी खसूसियत डिफाइन की है, वी आर ओके विद दैट, बट वी नीड कि इसका कलर रेड नजर आए। इट्स मीन कि हमने इसके अंदर इसकी जो भी रिप्रेजेंटेशन थी उसमें कुछ एक्स्ट्रा करने की खसूसियात जाहिर की हैं, हमने उससे कुछ एक्स्ट्रा करने की ख्वाहिश जाहिर की है कि हमें जो भी तुम्हारी रिप्रेजेंटेशन है H1 उससे एतराज नहीं है, तुम इसको थोड़ा एक्स्ट्रा मुझे दिखाओ, इससे थोड़ा अच्छा करके दिखाओ मुझे। मेरी बात समझ आ गई आपको? यहां तक किसी को कंफ्यूजन हो? हम ये चाहते हैं कि एक टैग की जो भी डेफिनेशन है वो जैसा भी नजर आता है, HTML हमें एक ऐसा कंट्रोल देने वाला है, मैं अभी वो कंट्रोल पे बात करूंगा, जिसका मकसद ये है कि हम उस टैग की खुसूसियात में इजाफा कर सकते हैं। मेरी बात समझ आ गई? लाइक मैंने इसको कहा कि ये रेड नजर आ जाए। अच्छा, आप ये बोल सकते हैं कि जो वो कंट्रोल मुझे दे रहा है कि इजाफा कर दो इसकी खुसूसियात में, उसने बाय डिफॉल्ट हमें वो करके क्यों नहीं दिया? उसकी रीजन है क्योंकि इंसान की ख्वाहिशात किसी भी चीज को लेके, खासतौर पे अपीयरेंस को, कि चीज को दिखाना कैसे है, ये बहुत हर बंदे का अपना एंगल हो सकता है। जैसे क्वालिटी की डेफिनेशन हर इंसान की अपनी हो सकती है, ऐसे किसी चीज को प्रेजेंट करने का स्टाइल हर इंसान का अपना हो सकता है। उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता, उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता एक जगह पे। उसने हमें कोई ऐसे कंट्रोल दे दिए हैं जिसकी मदद से हम इसकी अपीयरेंस को या इसके देखने को स्टाइल को मजीद पावरफुल बना सकते हैं, मजीद उसमें चेंजेस लेके आ सकते हैं विद वन ऑफ द कंट्रोल कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। मींस क्या है कि H1 जो भी करेगा, एट्रीब्यूट मीन खसूसियात, एक ऐसा कंट्रोल है हमारे पास जिसकी मदद से हम किसी भी टैग की खसूसियात को कम ज्यादा कर सकते हैं। क्या बात समझ में आई? कि हम किसी भी टैग की खसूसियात को कम ज्यादा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मीन खसूसियात, एक टैग की प्री डिफाइंड खसूसियात हैं
वो किसने डिफाइन किए हैं? HTML ने। अगर मैं अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उसकी खुसूसियात को कम या ज्यादा करना चाहता हूं तो मुझे किसका सहारा लेना पड़ेगा? एट्रीब्यूट का। किसका सहारा लेना पड़ेगा? तो एट्रीब्यूट एक ऐसी चीज है जिसकी मदद से एक टैग की खुसूसियात में मैं इजाफा कर सकता हूं या उसकी खुसूसियात को कम कर सकता हूं, मतलब उसके अंदर चेंजेस लेके आ सकता हूं जो बाय डिफॉल्ट HTML ने मुझे दी है। लाइक ये पैराग्राफ टैग है, HTML ने बोला ये ऐसा नजर आएगा जैसा मेरे सामने नजर आ रहा है, मैं कह रहा हूं कि ये H1 की तरह नजर आए। अब ये मेरी एक्स्ट्रा ख्वाहिश है कि मैं इस टैग को भी H1 की तरह देखना चाहता हूं, तो अब उसके लिए मुझे P के टैग पे क्या लगाना पड़ेगा? एट्रीब्यूट। क्या लगाना पड़ेगा? एट्रीब्यूट। अच्छा, एट्रीब्यूट लगाते कैसे हैं? एट्रीब्यूट हमेशा ओपनिंग टैग में आएगा। एट्रीब्यूट हमेशा ओपनिंग टैग में आएगा। क्या मतलब कि ओपनिंग टैग कौन सा है? H1, मतलब ऐसा टैग जिसके अंदर फॉरवर्ड स्लैश नहीं है, जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, उस टैग के अंदर क्या आएगा? एट्रीब्यूट आएगा। और ऐसा टैग जिसमें फॉरवर्ड स्लैश है उसको क्लोजिंग टैग बोल रहे हैं, उसमें हमने एट्रीब्यूट। इन केस अगर सेल्फ क्लोजिंग टैग है फिर आ सकता है, क्योंकि उसका तो ओपनिंग टैग वही है ना, सेल्फ क्लोजिंग टैग का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों वही टैग है, तो इस केस में वो आ सकता है। अच्छा, अब एट्रीब्यूट डिफाइन कैसे करते हैं? एट्रीब्यूट का नेम होता है, इक्वल टू का साइन होता है, फिर ये डबल कोटेशन होती है। इक्वल टू के साइन के बाद डबल कोटेशन, इसको कंप्यूटर की जुबान में स्ट्रिंग बोलते हैं हम। स्ट्रिंग, इक्वल टू के बाद स्ट्रिंग होगी या इक्वल टू के बाद डबल कोटेशन होगी, उसके अंदर उसकी वैल्यू होगी, तो उसका, और ये टैग के नाम के लिखने के बाद लिखा जाएगा, ओपनिंग टैग में आएगा। अब ओपनिंग टैग में दो जगह आ सकता है ना, कहां? नाम से पहले या नाम के बाद, तो ये हमेशा नाम के बाद आएगा। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो? उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि एरर आने के चांसेस हैं, उसको वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा कि क्या। तो हमेशा डेफिनेटली ऑलवेज फॉरवर्ड स्लैश सेल्फ क्लोजिंग टैग के हमेशा एंड पे आएगी और नेम के बाद। तो अगर मैंने सेल्फ क्लोजिंग टैग में एट्रीब्यूट लगाना है तो कैसे होगा? ये नेम इक्वल टू डबल कोटेशन या स्ट्रिंग और उसके अंदर उसकी वैल्यू और फिर मेरी फॉरवर्ड स्लैश आ जाएगी। अच्छा, अफेक्ट होगा ना, अभी हमने इस अफेक्ट को देखने के लिए हम एट्रीब्यूट की तरफ आ गए हैं। अभी हमने वो पढ़ना है कि उसका अफेक्ट कैसे होगा। अभी के लिए एट्रीब्यूट पे फोकस करो। एट्रीब्यूट क्यों बनाए गए हैं? एक्स्ट्रा पावर्स देने के लिए, एक्स्ट्रा कंट्रोल देने के लिए, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, और उसकी रिप्रेजेंटेशन, यानी कि एक बाय डिफॉल्ट टैग की कुछ रिप्रेजेंटेशन होगी, उस रिप्रेजेंटेशन को चेंज करने के लिए हम क्या बनाते हैं? एट्रीब्यूट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एट्रीब्यूट। अच्छा, एट्रीब्यूट का सिंटैक्स क्या है? नेम इक्वल टू वैल्यू। नेम कुछ भी हो सकता है, इक्वल टू और वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है। जैसे टैग का नाम सिंटैक्स तो सेम रहता है ना, लेस देन ब्रैकेट, ग्रेटर देन ब्रैकेट, और दरमियान में क्या आता है? टैग का नाम। इसी तरह एट्रीब्यूट का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन हर एट्रीब्यूट जिसको हम एट्रीब्यूट बोलेंगे उसके अंदर ये तीन हिस्से लाजमी होंगे। एट्रीब्यूट नेम इक्वल टू का साइन, एट्रीब्यूट वैल्यू मीन स्ट्रिंग, ये तीन हिस्से अगर उसके अंदर हैं तो उस चीज को हम एट्रीब्यूट बोलेंगे। अगर ये तीन हिस्से नहीं है तो उस चीज को हम एट्रीब्यूट नहीं बोलेंगे। जिस तरह हम अगर लेस देन ग्रेटर देन ब्रैकेट नहीं है, मतलब मैं यहां पे H1 लिख देता हूं शुरू में, क्या हम इसको टैग बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि लेस देन ग्रेटर देन ब्रैकेट नहीं है। तो इस चीज को भी हम एट्रीब्यूट नहीं बोलेंगे अगर इसमें से कोई एक पोर्शन भी इसका मिस है। लाइक मैं इक्वल टू निकाल देता हूं तो इट्स नॉट एट्रीब्यूट नाउ।
तो एट्रीब्यूट की एक डेफिनेशन है, वो क्या है? नेम इक्वल टू साइन एंड। अब आप पूछेंगे मुझसे कि सर इसका नेम क्या क्या हो सकता है? इक्वल टू तो फिक्स रहेगा, ये तो फिक्स रहेगा, और वैल्यू क्या क्या हो सकती है? तो जिस तरह हम टैग पढ़ते जा रहे हैं इसी तरह हम ऐसा एट्रीब्यूट पढ़ते जाएंगे। मतलब एट्रीब्यूट हम क्या क्या रख सकते हैं इनको भी हमें पढ़ना पड़ेगा, फिर हमें समझ आएगी। तो ये कुछ जैसे मेरे ख्याल से कॉमनली यूज होने वाले टैग 50 से 100 के दरमियान होंगे, कोई बहुत ज्यादा नहीं है ये। मतलब हमने 8-10 तो पढ़ ली है ना, तो ये कोई बहुत ज्यादा लाखों में नहीं है। ये कोई 50 से 100 टैग हैं जो कॉमनली यूज होते हैं, और उसमें से भी 10 से 15 जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, बाकी थोड़े थोड़े यूज होते हैं। तो 50 से 100 मैक्सिमम टैग हो जाएगा अगर हम गिने। मैंने कभी गिने नहीं कितने हैं, लेकिन गिनती में इतने ही हैं जो कॉमनली यूज होते हैं। और एट्रीब्यूट भी गिनती के हैं, ऐसे नहीं है कि ये अनलिमिटेड है। तो इसका मतलब अगर हम हर एक के एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ना शुरू कर दें, जैसे H1 टैग के बारे में हमने पढ़ लिया, हमें पता लग गया, हम इसके एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ लेंगे तो हमें क्या हो जाएगा? पता लग जाएगा। क्या हो जाएगा? पता लग जाएगा। सही है? यहां तक किसी को कन्फ्यूजन इस चीज में? ऑल गुड? अच्छा, अब एट्रीब्यूट का एक नाम हम पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टाइल। सही है? अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, इसका मतलब क्या है स्टाइल का। और हम कहते हैं, समझ आई ना एट्रीब्यूट का मतलब क्या है? कि HTML का टैग बाय डिफॉल्ट कुछ काम कर रहा है। अगर हमने उसकी अपीयरेंस को, उसकी पावर, उसकी जो भी बाय डिफॉल्ट नेचर है, बाय डिफॉल्ट रिप्रेजेंटेशन है, उसको चेंज करना है, उसको ऊपर नीचे करना है, वी नीड एट्रीब्यूट्स। वी नीड एट्रीब्यूट्स। इतनी बात समझ आ गई आपको? अच्छा, अब ये एट्रीब्यूट क्या कर रहा है, मैं उसकी लॉजिक पे नहीं जाऊंगा अभी के लिए, बट व्हाट इज द स्टाइल? एट्रीब्यूट नेम एंड देन इक्वल टू साइन देयर, एंड ये क्या चीज है? एट्रीब्यूट वैल्यू। अभी मैं इसके ऊपर नहीं जा रहा कि क्या वैल्यू है, क्या नेम है, ये क्या कर रहा है, बट अभी के लिए समझो कि उसका नेम है इक्वल टू साइन एंड उसकी वैल्यू है। अब मैं एक और एट्रीब्यूट लगाने लगा हूं, वो कैसे? एट्रीब्यूट का नाम सबसे पहले लिखना पड़ेगा src, देन इक्वल टू, और फिर मुझे क्या बनानी है? स्ट्रिंग। 3 ही से होते हैं ना। तो व्हाट इज src? सोर्स मीन ये एट्रीब्यूट का नेम है, इक्वल टू का साइन, देन आगे क्या आ रही है? एट्रीब्यूट की वैल्यू। अब एट्रीब्यूट का नाम, जो इमेज के ऊपर एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है सोर्स। अब ये एट्रीब्यूट करता क्या है? ये एट्रीब्यूट इमेज को, इमेज के टैग को, वो इमेज जो हमारे पास है उसको ब्राउजर में शो करने के लिए उसका URL हमसे लेता है। ये कहता है कि मुझे उसका URL, यानी कि उस इमेज का पाथ दो जो ब्राउजर पे आप शो करना चाह रहे हो, जो ब्राउजर के ऊपर आप शो करना चाह रहे हो, उस चीज का पाथ वो कह रहा है कि वैल्यू में आएगा, और एट्रीब्यूट का नाम और इक्वल टू का साइन तो फिक्स रहेगा। जब भी हमने इमेज का टैग लगाना है तो इमेज का पाथ देने के लिए हमें एक एट्रीब्यूट की जरूरत पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड सोर्स, src, देन इक्वल टू का साइन और उसकी वैल्यू, और वैल्यू में क्या देना है? पाथ ऑफ द इमेज। अच्छा, अभी हमारे पास कोई इमेज का पाथ नहीं है, मैंने ऐसे सिर्फ सेव कर दिया है, एंड अभी आप देखेंगे यहां पे इस पे क्या नहीं लग गया, यहां पे एक इमेज का आइकन बना हुआ है, इमेज नहीं है। ये क्यों बोला? ऐसे क्यों है? क्योंकि हमने राइट पाथ, मतलब ठीक पाथ, करेक्ट पाथ हमने नहीं दिया। इतनी बात किसी को ना समझ आई हो तो इमेज के ऊपर इमेज की खसूसियात को बढ़ाने के लिए एक एट्रीब्यूट है, दैट इज कॉल्ड src, उसका नाम है सोर्स, फिर इक्वल टू की वैल्यू है, सॉरी इक्वल टू का साइन है, देन उसकी वैल्यू आएगी स्ट्रिंग में, और उसमें हमने पाथ डिफाइन करना है अपनी इमेज का। ऑल गुड? अच्छा, अब इसके साथ हमारे पास मैं एक और लिखने लगा हूं, alt इक्वल टू देन उसकी वैल्यू।
अब ये क्या चीज है, आप कोई बताएगा? इस पूरे को मैं क्या बोलूंगा? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का नाम क्या है? आल्ट। आल्ट मीन अल्टरनेटिव, इक्वल टू का साइन देन उसकी वैल्यू, तो मैं बोल दूंगा इस एट्रीब्यूट के अंदर आल्ट का एट्रीब्यूट अगर हम लगाएंगे और इक्वल टू का साइन और उसके बाद उसकी वैल्यू देंगे, तो जो वैल्यू देंगे हम, तो अगर हमारा पाथ ठीक नहीं है तो बाय डिफॉल्ट HTML एक आइकन शो करता है इमेज का, मतलब इमेज का पाथ उसको नहीं मिला। उसके साथ अल्टरनेटिव में जो टेक्स्ट लिखा होगा वो उसके साथ उसको दिखा देगा। इट मीन्स अगर आपकी इमेज किसी रीजन की वजह से शो नहीं हुई तो HTML अल्टरनेटिव में लिखे हुए टेक्स्ट को इमेज के ऊपर शो कर देगा, लेकिन अगर इमेज शो होगी तो फिर ये वाला टेक्स्ट शो नहीं होगा। इससे क्या होगा, एटलीस्ट मुझे पता लग रहा है यहां पे कोई फ्रूट की इमेज लगी हुई थी जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही। इतनी कंफ्यूजन किसी को? कोई यहां तक प्रॉब्लम, कोई टेंशन? इट्स नॉट अ टैग। ये क्या है? टैग एंड एट्रीब्यूट में फर्क है। ये लगाना जरूरी नहीं है, पहले हमने इसको नहीं लगाया था तो क्या हुआ था, जस्ट आइकन शो हो रहा था। अगर हम इसको लगाएंगे, अगर इमेज का पाथ ठीक नहीं है तो साथ में क्या शो होगा? टेक्स्ट शो हो जाएगा। एक टैग के अंदर कितने एट्रीब्यूट आ सकते हैं? दैट इज कॉल्ड अनलिमिटेड एट्रीब्यूट। लेकिन डेफिनेटली हम ये एट्रीब्यूट ऐसे नहीं कि मैं इधर ABC लिखूंगा तो वो भी शो हो जाएगा। मतलब देखो, जो प्री डिफाइन एट्रीब्यूट, देखो अगर जो जिस तरह टैग प्री डिफाइन है, H1 का एक मतलब है, इस तरह एट्रीब्यूट भी प्री डिफाइन है। हमें प्री डिफाइन एट्रीब्यूट, पहले से बने हुए एट्रीब्यूट ही यूज करने। अगर हम पहले से बने हुए एट्रीब्यूट नहीं यूज करेंगे तो उसको समझ नहीं। हालांकि टेक्स्ट मैंने एट्रीब्यूट में दिया हुआ है, लेकिन मैंने एट्रीब्यूट का नाम क्या रख दिया है? ABC। बट ABC HTML की जुबान में इज नथिंग, उसको पता ही नहीं है कि ABC क्या होता है, तो उसको वो कुछ भी काम करेगा नहीं। तो ABC कुछ नहीं आएगा, तो यहां पे सिंपली आप आल्ट ही डिफाइन करेंगे। हाँ जी, मतलब नीचे वाली लाइन पे कैसे? बाहर निकाल के ऐसे? तो देखो ना, वो ये तो अब तो ये एट्रीब्यूट रहा ही नहीं। एट्रीब्यूट की डेफिनेशन क्या थी? एट्रीब्यूट शुड बी ऑन ओपनिंग अ टैग और इन सेल्फ क्लोजिंग आफ्टर द टैग नेम। इसकी वो दोनों प्रॉपर्टीज ही खत्म हो गई। ये नाम टैग के नाम के अंदर है, ये ओपनिंग टैग के अंदर है नहीं, ये टैग के नाम के बाहर है, बाद में आ रहा है नहीं, ये दोनों खसूसियात ही इसके अंदर नहीं है, तो नो इट्स नॉट एन एट्रीब्यूट। तो ये अब एट्रीब्यूट ही नहीं है। एट्रीब्यूट की डेफिनेशन है, एट्रीब्यूट के 5 चीजें हैं। एट्रीब्यूट ओपनिंग या सेल्फ क्लोजिंग टैग में आएगा, एट्रीब्यूट टैग के नाम के बाद में आएगा, एट्रीब्यूट सेल्फ क्लोजिंग के फॉरवर्ड स्लैश से पहले आएगा, और एट्रीब्यूट का एक नाम होगा, एट्रीब्यूट में इक्वल का साइन आएगा, और एट्रीब्यूट की कोई वैल्यू होगी। ये सारी खसूसियात अगर एट्रीब्यूट में नहीं है तो इट्स नॉट एन एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट की डेफिनेशन पूरी करने के लिए ये सारी रिस्ट्रिक्शंस के अंदर रहना जरूरी है। इन रिस्ट्रिक्शन से बाहर नहीं जा सकते हम। हाँ जी, एट्रीब्यूट ओपनिंग या सेल्फ क्लोजिंग टैग में आ सकता है। एट्रीब्यूट हमेशा टैग के नाम के बाद में आएगा, और सेल्फ क्लोजिंग टैग के केस में फॉरवर्ड स्लैश से पहले आएगा। नाम के बाद और फॉरवर्ड स्लैश से पहले आएगा। उसके बाद एट्रीब्यूट के अंदर 3 हिस्से होंगे। वन इज एट्रीब्यूट नेम इक्वल टू साइन एंड एट्रीब्यूट वैल्यू। और जिस तरह हर टैग की एक अपनी डेफिनेशन है, इस तरह हर एट्रीब्यूट की भी एक अपनी डेफिनेशन है।
उसका एक अपना मतलब है। बात समझ आ रही है आपको? हर एट्रीब्यूट का अपना एक मतलब है। यहां तक किसी को समझ ना आया हो? ऑल गुड? आगे चले हम। अच्छा जी, आर्ट को हम दोबारा वहीं लगाएंगे क्योंकि ये एट्रीब्यूट तब बनेगा जब ये इसकी अपनी कंडीशंस के अंदर आएगा। अच्छा, अब हमने एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक देखना है, दैट इज कॉल्ड पाथ। अच्छा, पाथ को समझना पड़ेगा हमें कि पाथ क्या होता है। दैट इज कॉल्ड लोकेशन। अच्छा, लोकेशन का क्या मतलब होता है उसको हमें समझना पड़ेगा। उसका पता और एड्रेस, ऐसे ही है ना, इसी को हम लोकेशन या पाथ बोलते हैं कि अगर हमने किसी लोकेशन में जाना है, उसका एड्रेस एक्चुअली उस लोकेशन को पॉइंट करता है कि वो पर्टिकुलर चीज कहां पे एग्जिस्ट करती है। ऐसे ही है। अच्छा, अब ये जो एड्रेस है या जो पाथ जिसको बोल रहे हैं या जिसको हम लोकेशन बोल रहे हैं, इसकी दो किस्में हैं। इसकी दो किस्में हैं, इसकी दो टाइप्स हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बड़े गौर से सुनना है। इसकी दो टाइप्स हैं। वन इज एब्सोल्यूट पाथ, वन इज अनदर इज रिलेटिव पाथ। एक है एब्सोल्यूट पाथ और दूसरा है रिलेटिव पाथ। एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है मैं आपको बताता हूं। अगर मैं बोलूं आपका एड्रेस क्या है, आपकी लोकेशन क्या है, सही है, तो आप मुझे बताएंगे हाउस नंबर 11, आगे स्ट्रीट नंबर दिस, देन जो भी आपका टाउन है उसका नेम, देन सिटी, देन कंट्री। ये आपका एक एब्सोल्यूट पाथ है। मतलब अगर मैं उस पाथ पे जाऊंगा, मैं डायरेक्टली उस पर्टिकुलर लोकेशन पे चला जाऊंगा। जस्ट लाइक अगर हमने किसी होटल में जाना है, हम उसका एब्सोल्यूट पाथ फाइंड करते हैं कि वो एक्चुअल में कहां पे एग्जिस्ट है। एब्सोल्यूट पाथ में हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। एब्सोल्यूट पाथ में हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। मेरी बात समझ आ रही है? अगर आप पूछो मुझे कि सर आप कहां रहते हैं, अगर मैं आपको अपनी कंप्लीट एड्रेस देता हूं, दैट विल बी कॉल्ड एब्सोल्यूट पाथ, दैट विल बी कॉल्ड। अगर मैं आपको ये बोल देता हूं कि मैं गुजरांवाला में रहता हूं, दैट विल बी कॉल्ड रिलेटिव पाथ, दैट विल बी कॉल्ड। देखो ना, मैंने आपको असल बात नहीं बताई कि मैं कहां पे रहता हूं, लेकिन मैंने उसको रिलेट करके बता दिया। मैंने उसको किसी चीज के साथ रिलेट कर दिया, डिनोट कर दिया कि मैं इस पर्टिकुलर एरिया में रहता हूं, लेकिन मैंने आपको एग्जैक्ट पाथ नहीं बताया। मैंने आपको यह बताया कि मैंने रिलेटिव पाथ बताया कि मैं यहां से इस जगह रहता हूं। लाइक मैं आपको कहूं कि मैं अमीन टाउन में इस जगह रहता हूं। अब मेरा ये कंप्लीट पाथ नहीं है उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान में नहीं रहते, या जो लोग फैसलाबाद में नहीं रहते, या जो लोग नियर बाय नहीं रहते, उनके लिए मेरा ये पाथ कंप्लीट पाथ नहीं है। वो इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। मेरी बात समझ आ रही है आपको? लाइक मैं आपको बोल रहा हूं मैं गुजरांवाला में शहीनाबाद रहता हूं। अब वो पर्सन अंडरस्टैंड कर पाएगा जो ऑलरेडी उस लोकेशन से वाकफ है, फेमिलियर है। अगर मैं आपको कोई आउटसाइड की कंट्री है, मैं उसको बोलूं कि मैं गुजरांवाला में शहीनाबाद रहता हूं, तो वो क्या इससे प्रिजर्व करेगा? नथिंग। इट्स जस्ट अ रॉ इंफॉर्मेशन फॉर देम। उसको तो पता ही नहीं है उस लोकेशन का। अगर हम अपनी जस्ट शॉर्ट फॉर्म में विदाउट गिविंग ऑल दी डिटेल पाथ बताते हैं, दैट विल बी कॉल्ड रिलेटिव पाथ, दैट विल बी कॉल्ड रिलेटिव पाथ। अगर हम कंप्लीट पाथ बताते हैं कि कंट्री भी, सिटी भी और एवरीथिंग, दैट विल बी कॉल्ड एब्सोल्यूट पाथ। अच्छा, सेम चीज कंप्यूटर में एग्जिस्ट करती है। जब भी हम कोई डाटा स्टोर करते हैं, वो डाटा कहां पे स्टोर होता है? मेमोरी में। मेमोरी की दो तरह की टाइप्स हैं। कौन कौन सी? रैम एंड रोम। रैम एक ऐसी टाइप है जिसके अंदर डाटा सेव हो तो वो कंप्यूटर के रीस्टार्ट होने पे
खत्म हो जाता है, दैट इज कॉल्ड टेम्परेरी मेमोरी, दैट इज कॉल्ड टेम्परेरी मेमोरी। दूसरी किस्म है डाटा स्टोर करने की, दैट इज कॉल्ड हार्ड ड्राइव या रोम जिसको हम बोलते हैं। उसमें जो भी हम डाटा स्टोर करते हैं दैट विल बी दी परमानेंट डाटा, मीन कंप्यूटर के रीस्टार्ट करने से उसको फर्क नहीं पड़ता। इतनी बात किसी को समझ ना आई हो कि टेम्परेरी डाटा रैम में स्टोर होता है और परमानेंट डाटा। अच्छा, जो फाइलें हम स्टोर करते हैं वो हम रैम में करते हैं या हार्ड में करते हैं? रोम में। वो क्यों भला? जब हम सी ड्राइव में, ई ड्राइव में, एफ ड्राइव में कोई भी डाटा स्टोर करते हैं, क्या कभी वो डिलीट होते हैं? हम रीस्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर डिलीट होता है वो डाटा? नहीं। इसका मतलब है परमानेंटली स्टोर होता है, कंप्यूटर के रीस्टार्ट होने से डिलीट नहीं होता, वो रोम में स्टोर होता है। अच्छा, रैम में हम डायरेक्टली डाटा नहीं स्टोर कर सकते। कभी आपने रैम में डाटा स्टोर किया है? नहीं। हम ऑलवेज डाटा किस में स्टोर करते हैं? रोम में। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट रोम। अच्छा, अब रोम में यानी कि परमानेंट डाटा हार्ड ड्राइव में, सी ड्राइव में, ई ड्राइव, एफ ड्राइव में जब हम डाटा स्टोर करते हैं वो किस किस्म का डाटा होता है? वो कौन कौन सी टाइप का डाटा हो सकता है? वो कोई फाइल हो सकती है, फाइल में इमेज फाइल हो सकती है, वीडियो फाइल हो सकती है, ऑडियो फाइल हो सकती है, वो किसी भी तरह का डाटा हो सकता है, पीडीएफ, वर्ड। आप लोगों ने बहुत सारी फाइलें अपनी एग्जाम्स के पेपर, नोट्स, बहुत सारी चीजें उसमें सेव की होंगी, इसलिए आपको आइडिया होगा कि किस किस तरह का डाटा हो सकता है। बात समझ आ रही है आपको? अच्छा, अब इतनी बात सबको समझ आ गई। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसी तरह जिस तरह हमारा नॉर्मल डाटा होता है, मैं क्या करता हूं, ये मेरे पास एक इमेज है, ये ऐसी नजर आ रही है, ऐसे ही है ना, ये मैंने यहां सेव की है। अगर मैं कंप्यूटर रीस्टार्ट करूंगा ये स्टिल यहां पे रहेगी। इसका मतलब ये किस में है? रोम में है, हार्ड ड्राइव में सेव है। अच्छा, मैं इसकी एक और यहां से कॉपी बना लेता हूं और इधर सेव कर लेता हूं। अब ये हार्ड ड्राइव में एक इमेज है या दो इमेजेस हैं? दो हैं। क्यों, कैसे पता लगा? कॉपी की एक फोल्डर क्लास 1 में पड़ी है, दूसरी फोल्डर क्लास 2 में पड़ी है। अच्छा, अब ये इमेज जिस जगह पे रैम में, रोम में पड़ी है, इसकी एक लोकेशन है, उस लोकेशन को हम पाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाथ। अच्छा, वो कैसे? हम किसी भी प्रॉपर्टी, आप किसी भी फाइल पे इंफॉर्मेशन मतलब लेनी चाहें कि इसका पाथ क्या है, उस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करें, आपको विंडो में यहां प्रॉपर्टीज का बटन नजर आएगा। अच्छा, मेरे पास गेट इन्फो का बटन है। अच्छा, ये जब मैं करता हूं तो मेरे पास इसकी डिटेल नजर आती है इस इमेज की। अच्छा, उसमें क्या है डिटेल में कि ये किस टाइप की इमेज है, इसका साइज कितना है, और ये कब मैंने क्रिएट की है, कब मैंने मॉडिफाई की है, इसकी सारी इंफॉर्मेशन, इसकी डिमेंशन किस तरह की है, इसमें आरजीबी कलर है या नहीं, इसमें ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर सेव पड़ी है यहाँ पे। सही है? ये इमेज की। अच्छा, अब इसके साथ एक यहाँ पे लिखा है वेयर। इसमें ये बता रहा है कि ये इमेज इस पर्टिकुलर हार्ड ड्राइव की किस लोकेशन में पड़ी है, इस पर्टिकुलर हार्ड ड्राइव की किस लोकेशन पे पड़ी है। और ये जो पाथ मुझे दे रहा है दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पाथ, दैट इज कॉल्ड। क्यों? क्योंकि ये बता रहा है कि आपके पास कोई हार्ड ड्राइव है दैट इज कॉल्ड मैकिन्टोश हार्ड एचडी। फिर ये बता रहा है यूजर कि उस हार्ड ड्राइव में एक फोल्डर है दैट इज कॉल्ड यूजर, उसमें एक फोल्डर है दैट इज कॉल्ड डेवलपर, उसमें एक फोल्डर है दैट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट्स, उसमें एक फोल्डर है टीचिंग, उसमें एक फोल्डर है वेब मोबाइल 07, उसमें एक फोल्डर है HTML, और उसमें एक फोल्डर है क्लास 02 वाली पे हमने क्लिक किया ना। अब इसने क्या किया, हार्ड ड्राइव के 0 से शुरू करके जितने फोल्डर हमने बनाए उन सबका इसने क्या दे दिया, मुझे पाथ दे दिया। उस सबका मुझे क्या दे दिया? पाथ दे दिया। उस सबका मुझे क्या दे दिया? पाथ दे दिया। ठीक हो गया? अच्छा, अब इस पाथ को मैं बोल रहा हूं एब्सोल्यूट पाथ। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये कंप्लीट पाथ है, मुकम्मल पाथ। तो जो कंप्लीट पाथ होता है दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पाथ।
अच्छा, अब इसके अगेंस्ट अब मैं इस पाथ को यहां से कॉपी कर लेता हूं एंड देन मैं यहां पे आता हूं। मुझे यहां पे क्या देना था? पाथ। तो मैं इसको यहां पे आके ऐसे पाथ पेस्ट कर दिया। अब आप लोगों को नजर भी आ रहा होगा ये पाथ क्या बता रहा है? यूजर के अंदर, डेवलपर के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर टीचिंग का फोल्डर है, उसमें ये फोल्डर है, उसमें HTML का फोल्डर है, उसमें क्लास 02 का फोल्डर है, और उसके अंदर एक इमेज है डेट इज कॉल्ड, उसका नाम है डाउनलोड। में भी हम इसको ABC रख दें तो इजी रहेगा, ताकि हमें पता लगता रहे। abc.jpeg, ये इसकी एक्सटेंशन है। तो दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पाथ। इसको क्यों एब्सोल्यूट पाथ बोला हमने? क्योंकि ये एक कंप्लीट पाथ है, दे रहा है, इसलिए इसको। अच्छा, अब मैं अगर इसकी आउटपुट आपको दिखाऊं, तो जो इमेज हमने पाथ कॉपी किया था उसका पाथ मैंने यहां पे पेस्ट कर दिया। अच्छा, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ये एब्सोल्यूट पाथ सिर्फ ये मेरे कंप्यूटर में ही चलेगा, क्यों भला? पिक्चर मेरे कंप्यूटर में पड़ी है किसी पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर में, और मुझे उसका कंप्लीट पाथ भी देना पड़ रहा है, और मैंने कॉपी करके दे दिया। अगर मैं ये वाला कोड आपको दूंगा, क्या आपके पास ये पिक्चर शो होगी? नहीं होगी। क्यों भला? क्योंकि ये पाथ मेरे कंप्यूटर के है, आपके कंप्यूटर में ये पाथ ये नहीं होगा, आपके कंप्यूटर का कोई और पाथ होगा, एब्सोल्यूट पाथ। अच्छा, अब चैलेंज ये है कि अगर ये मेरा होगा, तो अगर मैंने आपको एक वेबसाइट दी, उसमें 10 इमेजेस लगी हैं, तो मेरे 10 पाथ उसमें लगे हुए हैं, तो 10 एब्सोल्यूट पाथ को आपको चेंज करना पड़ेगा अगर वही वेबसाइट आपने अपनी तरफ चलानी। ऐसे ही होगा ना? उसके अलावा कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। बात समझ आ गई? ऑल गुड? अच्छा, अब ये जो एब्सोल्यूट पाथ हमने दिया है यहां पे, ये वाला, इसकी जगह पे, अच्छा, इसका फायदा क्या है? ये जरूरी नहीं कि ये पिक्चर यहां पे पड़ी हो। मैं इस पिक्चर को यहां से कॉपी करके मैं भी टीचिंग में ले जाता हूं, यहां पे पेस्ट कर देता हूं। अगर मुझे ये वाली पिक्चर यहां से भी अगर उधर चलानी है, किसी भी जगह मेरी HTML पड़ी है, तो मुझे इसका क्या कॉपी करना है? एब्सोल्यूट पाथ। तो मैं अब इसका ये वाला पाथ कॉपी कर लूंगा और लाके इसको पेस्ट कर दूंगा, इसको रिप्लेस कर दूंगा इसके साथ। तो अब ये क्या पाथ बन गया? टीचिंग के अंदर abc.jpg पड़ी है। अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूंगा तो स्टिल इट विल बी वर्किंग। इमेज देखो ना, पाथ इसके हार्ड ड्राइव के अंदर कौन कौन से फोल्डर में आपकी इमेज पड़ी है। भाई, एक फोल्डर में 10 इमेजेस भी हो सकती हैं। आप कौन से इमेज की बात कर रहे हो? तो इमेज का नाम भी तो देना पड़ेगा ना, ऑटोमेटिकली तो नहीं उठा पाएगा, क्योंकि एक फोल्डर में तो एक से ज्यादा इमेजेस हो सकते हैं। सही है? अच्छा, अब नॉर्मली हम एब्सोल्यूट पाथ यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये कंप्यूटर डिपेंडेंट बन जाता है चीज, कि मेरे कंप्यूटर का एब्सोल्यूट पाथ और होगा, आपके कंप्यूटर का एब्सोल्यूट पाथ और होगा। इसलिए हम कभी भी HTML में एब्सोल्यूट पाथ इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम उसकी जगह पे रिलेटिव पाथ इस्तेमाल करेंगे। रिलेटिव मतलब नो कंप्लीट पाथ, जस्ट उस स्पेसिफिक हिस्से की बात करोगे। लाइक मैं बोल रहा हूं ना कि फैसलाबाद अमीन टाउन, दैट्स इट। नो सिटी, नो, मतलब इवन सिर्फ अमीन टाउन बोल दो और उसके अंदर हाउस नंबर बोल दो, मतलब वेरी लिमिटेड इंफॉर्मेशन, नॉट कंप्लीट इंफॉर्मेशन। हम वो कैसे दे सकते हैं? मैं बोलूंगा डॉट, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि रिलेटिव पाथ का मतलब क्या है, /image.jpg। अभी भी अगर मैं चलाऊंगा, द इमेज विल बी वर्किंग सेम। द रीजन इज दिस, मैंने अब उसको कंप्लीट नहीं बताया कि किस हार्ड ड्राइव में, किस जगह पे, किस फोल्डर में, किस फोल्डर के अंदर फोल्डर में
क्या पर्टिकुलर फाइल पड़ी है। मैंने क्या बोला, ./इमेज का नाम, दैट्स इट। अब ये ./ एक्चुअली मेरे इस पर्टिकुलर फोल्डर से पीछे जो भी बात है कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उसको लिख देगा। हाँ, कैसे? एक तो आपको कंप्लीट पाथ लेने की जरूरत नहीं है, दूसरा ये वाली फाइल अब आपके कंप्यूटर में भी चल जाएगी। क्यों भला? क्योंकि जब मैं आपको कोड दूंगा, उस कोड के साथ मैं यहां पे कहां पे था हमारा ये वाला फोल्डर, उसके अंदर HTML, मैं आपको ये क्लास 02 का पूरा फोल्डर दूंगा जिसमें पिक्चर भी पड़ी है और HTML की फाइल भी पड़ी है। तो जब दोनों चीजें पड़ी हैं तो ऑटोमेटिकली आपका ./ वो डिटेक्ट कर लेगा। अच्छा जी, हमने क्या ये इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, और इसको रिलेटिव। देखो अब एब्सोल्यूट और रिलेटिव में क्या फर्क आ रहा है। एब्सोल्यूट पाथ में हमने कंप्लीट हार्ड ड्राइव से शुरू करते हुए उसका सारे फोल्डर का पाथ दिया है, और रिलेटिव पाथ में सिर्फ ./इमेज का नाम। अच्छा, हुआ क्या है, जब भी हम डॉट लगाएंगे, डॉट का मतलब होगा करंट फोल्डर। डॉट का मतलब क्या होगा? फोल्डर। इस वक्त HTML किस फोल्डर में है? इस वक्त HTML किस फोल्डर में है? क्लास 02। क्लास 02 के अंदर इस वक्त HTML है। तो इसका मतलब क्या है कि इस डॉट का मतलब क्या है? करंट फोल्डर। करंट फोल्डर क्या है? क्लास 02। वो क्या HTML कैसे इसको अंडरस्टैंड करेगी? वो कहेगी अगर डॉट आएगा तो मैं क्या करूंगा, इस डॉट को रिप्लेस कर दूंगा उस क्लास 02 तक के पाथ के साथ। मे बी हमने इसके अंदर इसका मैं पाथ कॉपी कर लूं जो हमारे पास पहले था, ताकि आपको बात समझ में आ जाए। अच्छा, अब ये हमारा कंप्लीट पाथ था। अब मैंने डॉट लगाया, तो डॉट विल बी रिप्रेजेंटिंग टू द क्लास 02। अच्छा, इसका मतलब क्या है? हम कंप्यूटर को ये बता रहे हैं कि करंट फोल्डर के अंदर एक इमेज पड़ी है, दैट इज कॉल्ड abc.jpg। तो डॉट विल बी रिप्रेजेंटिंग टू द करंट फोल्डर। अच्छा, जब ये चलेगा तो क्या होगा? होगा ये कि करंट फोल्डर जितना जो पाथ था वो आपके कंप्यूटर का कोई भी पाथ है, मेरे कंप्यूटर का, आपके या किसी के भी कंप्यूटर का, वो ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा और वो डॉट की जगह पे आके खुद ही बैठ जाएगा। ये काम कौन करेगा? ये काम HTML खुद से कर देगा। यानी कि हमने उसको बोला डॉट। डॉट का मतलब क्या है? करंट फोल्डर। करंट फोल्डर से उसको समझ आ जाएगी। अब उसको जब मैंने बता दिया करंट फोल्डर, अब उसको समझ आ रही है कि करंट फोल्डर से ऊपर पेरेंट फोल्डर क्या है, उसका पेरेंट फोल्डर क्या है, उसका पेरेंट फोल्डर क्या है, फिर ये किस ड्राइव में है, ये हार्ड ड्राइव कौन सी में है, उसका कंप्लीट पाथ कंप्यूटर खुद से डिटेक्ट कर लेगा। उसका हमें फायदा क्या होगा? ये होगा कि डॉट का मतलब आपके कंप्यूटर में भी करंट फोल्डर है और डॉट का मतलब मेरे कंप्यूटर में भी करंट फोल्डर है। अब मैं पाथ डिपेंडेंट नहीं होगा, जो भी उसके पेरेंट फोल्डर का पाथ होगा वो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर लेगा। बात समझ आ गई? जैसे अब मैंने इसको लगाया, इस इमेज को, मैं आपको इसकी आउटपुट अगर दिखाऊं तो हमें दो इमेजेस आ जाएंगे ना आमने सामने। अब अगर मैं इसका यहाँ पे इंस्पेक्ट करके, आप व्यू पेज सोर्स से पेज का कोड देख सकते हो, सॉरी, इंस्पेक्ट करके आप इसकी आउटपुट देख सकते हो इस कोड की। सही है? अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको एक कंप्लीट पाथ नजर आ रहा है। अच्छा, इसके नीचे आओगे तो इस पे भी कंप्लीट पाथ नजर आ रहा है। ये देखो, ये पाथ मैंने नहीं अब इसको दिया, किसने, किस तरह दिया उसने, वो ऑटोमेटिकली उसने डिटेक्ट कर लिया। किसने? HTML ने। तो हम हमेशा किस तरह देंगे डाटा?
हम हमेशा पाथ किस तरह देंगे, रिलेटिव पाथ, और रिलेटिव पाथ रिप्रेजेंट करेगा, डॉट विल बी रिप्रेजेंटिंग टू दी करंट फोल्डर। अच्छा, लेट्स सपोज हम थोड़े से ट्वीक करते हैं। आप ट्वीक ये करते हैं कि हम ये जो फाइल पड़ी है क्लास 02 में, यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं IMG। मैं इसमें इसको रिप्लेस कर देता हूँ। मैं सेव करके यहाँ पे आऊँगा, इमेज शो होगी, क्यों भला? अब ये समझो, अब ये एब्सोल्यूट पाथ भी गलत है, क्यों भला? ABC अब क्लास 02 में नहीं है, किस में है? IMG के फोल्डर में। वो पाथ तो गलत हो गया। अब ये वाला पाथ भी गलत हो गया, क्यों भला? क्योंकि करंट फोल्डर नहीं है। ये करंट फोल्डर को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो करंट फोल्डर इज क्लास 02। मैं कह रहा हूं करंट फोल्डर के अंदर फॉरवर्ड स्लैश में ना अंदर एक फाइल पड़ी है ABC डॉट, लेकिन ये बात यहां पे सच नहीं है। इमेज यहां पे पड़ी है क्लास 02 में नहीं। अब सच बात क्या है? डॉट मतलब करंट फोल्डर के अंदर, फॉरवर्ड स्लैश मतलब अंदर एक और फोल्डर है, डेट इज कॉल्ड IMG, देन फॉरवर्ड स्लैश और फिर फाइल का नाम। अब मैं क्या कह रहा हूं, करंट फोल्डर कौन सा? क्लास 02। उसके अंदर एक और फोल्डर है IMG, उसके अंदर फिर एक फाइल है, डेट इज कॉल्ड। अच्छा, ये फोल्डर है और ये फाइल है, कैसे पता लगे? क्योंकि फाइल के साथ हमेशा एक्सटेंशन आती है, .jpg, .png, और फोल्डर के नाम के साथ एक्सटेंशन नहीं आती। अच्छा, अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि मैं इस इमेज को एक और ए का फोल्डर बना के उसमें रिप्लेस कर देता हूं। अब क्या पाथ बनेगा? अब आप लोग मुझे लिखवाएंगे यहां पे, डॉट मतलब करंट मतलब क्लास 02, फॉरवर्ड स्लैश के अंदर, डॉट क्लास 02 के अंदर क्या है? IMG, फिर फॉरवर्ड स्लैश मतलब उसके अंदर क्या है? A, फिर फॉरवर्ड स्लैश इसके अंदर क्या है? ABC डॉट JPG। बात समझ आ गई? अच्छा, अगर मैं कहूं कि A के अंदर भी कोई फोल्डर है B, तो उसके अंदर इमेज पड़ी है, तो उसका पाथ क्या बनेगा? A के बाद B आ जाएगा, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश आ जाएगा। इमेज चाहे 50 हो, उसमें क्या फर्क पड़ता है? हमने कॉपी कर ली, इमेज पेस्ट कर ली। अब एक इमेज का नाम ABC है, दूसरी का नाम में भी सन है, सही है। अब ये किसको उठाएगा? ABC वाली को। नाम नहीं दे रहे हम साथ, तो एक फोल्डर में चाहे 50 हो तो क्या फर्क पड़ता है? तो मैं कभी भी आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही फाइल का नाम ABC 2 दफा रख लो, वो एरर दे देगा आपको। क्या देखो ना, एक जगह पे एक फाइल, एक ही नाम से 2 फाइलें नहीं बन सकती, ये सिस्टम ही नहीं बनाने देता। फिर बन सकती हैं, फिर तो पाथ भी चेंज होगा ना अगर लोकेशन चेंज। अच्छा, अब रिलेटिव पाथ समझ में आ गया। अब जितने भी अंदर फोल्डर बनाते जाएं समझ आ जाएगी। हमने फर्क क्या है? हमने देखो, इसमें भी अगर हमने ठीक करना है इसको, इसके अगले वाले फोल्डर में इसको बताऊंगा, मतलब इसके अंदर IMG का फोल्डर है, इसमें A का फोल्डर है, इसमें B का, वो भी चल जाएगा। अगर आप ये देखोगे ना, इसमें भी चल जाएगा। लेकिन मसला ये है कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट में मैं करंट फोल्डर के पिछला पाथ देने का पाबंद नहीं हूं, मैं करंट फोल्डर के अगले पाथ देने का पाबंद हूं, करंट फोल्डर से पिछले पाथ देने का पाबंद नहीं हो। वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा। दैट इज द पावर ऑफ, दैट इज द ब्यूटी ऑफ रिलेटिव पाथ, दैट इज द ब्यूटी ऑफ रिलेटिव पाथ। सर एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ में मेजर फर्क क्या है? रिलेटिव पाथ के अंदर हम कंप्लीट पाथ शो करते हैं, करंट फोल्डर से पिछले वाला पाथ भी देते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट पाथ में सिर्फ करंट फोल्डर से अगले वाला पाथ देते हैं, उससे पिछले वाला पाथ। उसके पीछे भी तो 50 फोल्डर हो सकते हैं ना, हार्ड ड्राइव के अंदर 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 बनते 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 फिर आपकी कोई फाइल सेव है। तो करंट फोल्डर
करंट फोल्डर का मतलब क्या है? जहां पे आपकी HTML की फाइल पड़ी है, दैट इज कॉल्ड करंट फोल्डर। तो HTML की फाइल कहां पे पड़ी है? क्लास 02, तो दैट इज कॉल्ड करंट फोल्डर, दैट इज कॉल्ड करंट फोल्डर। बात समझ आ गई? अच्छा, एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, अगर मैं इस सन की इमेज को यहां से उठा लेता हूं, करंट फोल्डर इज क्लास 02, मैं इमेज को उठा के यहां पे पेस्ट कर देता हूं। अब ये sun.jpg किसका पार्ट है? कि किसका चाइल्ड है? HTML का। लेकिन हमारा HTML की फाइल किस में है? क्लास 02 के अंदर है। तो HTML की क्लास है ये हमारा। अब बात क्या बनेगा? अब इंटरेस्टिंग गेम शुरू हो गई है। देखो, डॉट विल बी रिप्रेजेंटिंग टू दी करंट फोल्डर, फॉरवर्ड स्लैश मीन इनसाइड ऑफ दी करंट फोल्डर। बात समझ आ रही है आपको? लेकिन अब मेरा इमेज करंट फोल्डर में तो है ही नहीं, ना ही उससे आगे किसी चाइल्ड में है, वो उसके पेरेंट में है। अब इसका तरीकाकार, अब पाथ कैसे देंगे? या तो एब्सोल्यूट पाथ यूज कर लें, लेकिन एब्सोल्यूट मैं करना नहीं चाह रहा। अब हम क्या करेंगे? डबल डॉट। डबल डॉट इज रिप्रेजेंटिंग टू दी करंट फोल्डर, करंट फोल्डर से पिछला फोल्डर, हाँ पेरेंट फोल्डर। तो सिंगल डॉट इज रिप्रेजेंटिंग टू दी, डबल डॉट इज रिप्रेजेंटिंग टू दी करंट फोल्डर का पेरेंट फोल्डर। तो करंट फोल्डर का पेरेंट फोल्डर क्या है? क्लास 02 का पेरेंट फोल्डर क्या है? HTML। तो हमारी फाइल कहां पे पड़ी है? तो ये वाला डबल डॉट सही पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अब मैं लगाऊंगा फॉरवर्ड स्लैश और यहां पे क्या लगा दूंगा? सन डॉट। सही पाथ बन गया। अच्छा, अब एक और थोड़ी ट्वीक करते हैं। हम क्या कहते हैं कि पेरेंट के अंदर कोई और फोल्डर बनना पड़ा है, डेट इज कॉल्ड मे बी मीडिया, और उसके अंदर फाइल पड़ी है। अब क्या पाथ बनेगा? अब क्या पाथ बनेगा? दो डॉट डाल के पेरेंट में चले गए, किसमें? HTML में। देखो, मीडिया उसका पेरेंट नहीं है, हमारी फाइल पड़ी है क्लास 02 में, मीडिया उसका सिबलिंग है, उसका पेरेंट चाइल्ड का कोई क्लास 02 और मीडिया का कोई आपस में पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप है? नहीं है, उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो डबल डॉट का मतलब क्या है? पेरेंट। तो करंट फोल्डर, इसका मतलब क्या है? करंट फोल्डर कौन सा है? डबल डॉट का मतलब क्या है? इसका पेरेंट। तो इसका पेरेंट कौन है? HTML। अच्छा, HTML के अंदर एक दूसरा फोल्डर है, HTML के अंदर फॉरवर्ड स्लैश अंदर एक दूसरा फोल्डर है, दैट इज कॉल्ड मीडिया, उसके अंदर फाइल पड़ी है। बात समझ आ गई? कोई कंफ्यूजन यहां तक? दो फोल्डर बनाए गए, ये जो पेरेंट फोल्डर का जो आपने कंसेप्ट बताया है, ये दो फोल्डर बनाए गए, मतलब क्लास 02 ले रहा है, दूसरा ले रहा है। देखो यार, एक फोल्डर के अंदर फोल्डर नहीं बनाते हम। तो ये पेरेंट के अंदर चाइल्ड, चाइल्ड के अंदर चाइल्ड, जितने मर्जी फोल्डर बना लें। इस वक्त हमारी हायरार्की क्या है? हम टीचिंग के फोल्डर के अंदर हैं, उसके अंदर हमारे पास एक फोल्डर है, डेट इज कॉल्ड WMA, उसके अंदर एक फोल्डर है, उसके अंदर 3 फोल्डर है, क्लास 01, क्लास 02 और मीडिया, और क्लास 02 के अंदर हमारी HTML पड़ी। तो इसका मतलब इसका पेरेंट कौन है? HTML, और HTML के पेरेंट के अंदर एक और इसका सिबलिंग है मीडिया, उसका पाथ हमने सेट किया है। अब अगर हम एक काम करें, यही फाइल sun.jpg को कॉपी कर लें और इसको, अभी हम करंट फोल्डर है क्लास 02, इसका पेरेंट फोल्डर है, इसका भी पेरेंट फोल्डर है W, यहां पे पेस्ट कर दें। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अच्छा, सिंगल डॉट रिप्रेजेंटिंग टू दी, डबल डॉट रिप्रेजेंटिंग टू दी पेरेंट फोल्डर। पेरेंट फोल्डर कौन सा है? लेकिन फाइल वहां पे, वो उसके भी पेरेंट पे है। हम लगाएंगे कि
पहले एक दफा पेरेंट फोल्डर में छलांग तो लगाए ना, फिर वहां से अगली जाएंगे ना। मेरी बात सुन रहे, एक आपने आपके पास 3 रोम्स इंटरकनेक्टेड हैं, रोम नंबर 1, रोम नंबर 2, आपने रोम नंबर 3 में जाना है। भाई पहले रोम नंबर 1 से रोम नंबर 2 में जाओगे तो रोम नंबर 3 में जाओगे ना। तो मैं कह रहा हूं डबल डॉट मतलब इसके पेरेंट के अंदर चले जाओ, फॉरवर्ड स्लैश। अच्छा, अब वहां जाके खड़े ना होना, फिर डबल डॉट। उसका मतलब क्या है, उसके भी पेरेंट में चले जाओ। अब उसके अंदर एक फाइल पड़ी है, डेट इज कॉल्ड sun.jpg। तो सिंगल डॉट लगाएंगे इसके बाद, तो सिंगल डॉट इज ऑलवेज रिप्रेजेंट करंट। तो यहां तो करंट की कोई बात ही नहीं हो रही, तो करंट तो एक सिंगल डॉट तो लगा ही नहीं सकते। अब इससे भी पीछे हाँ, अगर इससे भी पीछे जाना है तो डबल डॉट, फिर फॉरवर्ड स्लैश, फिर अब ये 3 गुना पीछे चला गया है। तो जब भी पेरेंट फोल्डर से उससे पेरेंट उसके पेरेंट में जाना है, डबल डॉट फॉरवर्ड स्लैश, डबल डॉट फॉरवर्ड स्लैश। इसका मतलब क्या है, पेरेंट से पेरेंट से पेरेंट से पेरेंट्स में जाते रहो। अच्छा, अब पेरेंट में जाने के बाद यहां पे मैं चला गया, sun.jpg आ गया। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि यहां पे एक फाइल पड़ी है, मे बी एक फोल्डर बना है फाइल्स का, ये फाइल उसमें पड़ी है। तो अब क्या होगा, डबल डॉट फॉरवर्ड स्लैश HTML, उससे डबल डॉट फॉरवर्ड स्लैश, और फिर उसके अंदर फाइल के अंदर फाइल। अच्छा, उस फोल्डर के आगे जाना है तो सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश फोल्डर का नाम, फॉरवर्ड स्लैश फोल्डर का नाम, फॉरवर्ड स्लैश फोल्डर का नाम। लेकिन पीछे जाना है तो डबल डॉट और फॉरवर्ड स्लैश। और अगर करंट फोल्डर की बात करनी है, जहां से स्टार्ट करना है, वहां से फिर सिंगल डॉट। लाइक करंट फोल्डर से आगे की तरफ जाना है तो फिर सिंगल डॉट और फॉरवर्ड स्लैश। सिंगल डॉट मतलब करंट फोल्डर के आगे जाना है। अगर जब भी पीछे जाने की बात करनी है तो डबल डॉट फॉरवर्ड स्लैश, फिर जितना पीछे जाएंगे डबल डॉट फॉरवर्ड स्लैश। हाँ, वो भी उसका एब्सोल्यूट पाथ है, वो भी उसका क्या है। लेकिन वो इमेज मेरे कंप्यूटर में नहीं पड़ी, वो कहाँ पे पड़ी है, गूगल के कंप्यूटर में पड़ी है। तो वो जब एब्सोल्यूट पाथ यूज हो जाएगा तो बाय डिफॉल्ट पिक्चर ऑटोमेटिकली शो होनी चाहिए। लाइक हम कोई भी इमेज देख लेते हैं, मैंने IMG लिखा तो यहाँ पे एक, ओहो, मे बी ये वाली एक इमेज है। हाँ, यहां से मैंने क्या किया, कॉपी इमेज एड्रेस। अब ये कॉपी इमेज एड्रेस इसका एब्सोल्यूट पाथ है। तो जब तो एब्सोल्यूट पाथ दे दें फिर तो कहानी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। वो तो जस्ट पेस्ट करना, बात खत्म। हम क्या करेंगे, सिंपली आगे यहाँ पे ये जो भी है इसको ऐसे रहने देंगे और IMG फॉरवर्ड स्लैश और सोर्स, उसमें उसका एब्सोल्यूट पाथ दे देंगे। ये इसका एब्सोल्यूट पाथ है कि कहाँ सारी इमेजेस गूगल से थोड़ी मिलेंगी आपको। और गूगल के देखो ना, वो उनकी ओनरशिप में है, वो अपने सिस्टम से वही डिलीट कर दें। इमेज, ये वाली इमेज हमने अब गूगल से उठाई है, अगर वही डिलीट कर दें हम क्या करेंगे, कॉपीराइट भी आ सकते हैं। आप खुद ही बता रहे हो आप क्या मसले हैं। तो इसीलिए हाँ, वो भी आ सकता है। अगर कॉपीराइट इमेजेस नहीं है तो आप लगा सकते हैं, बट प्रॉब्लम इज दिस कि अगर उनका कंप्यूटर खराब हो गया, उनका कंप्यूटर डिलीट हो गया, उन्होंने अपना कंप्यूटर बंद कर दिया, फिर हम क्या करेंगे, हमारा खत्म हो जाएगा। सही है। तो व्हाट इज एब्सोल्यूट पाथ एंड रिलेटिव पाथ समझ आ गई, और इमेजेस कैसे लगानी है ये भी पता लग गया। लेट मी समराइज दिस लेक्चर। हमने क्या सीखा कि कुछ ऐसे टैग होते हैं जिनके अंदर कुछ ऐसे टैग होते हैं जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ क्लोजिंग टैग। एक टैग की प्रॉपर्टीज को इजाफा करने के लिए, उसकी खसूसियात को बढ़ाने के लिए क्या यूज होता है, एट्रीब्यूट। कहाँ पे आता है, ओपनिंग टैग में। एट्रीब्यूट के कितने हिस्से होते हैं, कौन कौन से, इक्वल टू का साइन और
और फिर हमने सीखा कि एक एट्रीब्यूट होता है SRC, वो किस टैग के ओपनिंग टैग में लगेगा, इमेज टैग के। और इमेज टैग के एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है सोर्स एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या हो सकती है, पाथ। और वो पाथ कौन कौन सा हो सकता है, कौन कौन सा हो सकता है, एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ। एब्सोल्यूट पाथ किसे बोलते हैं, कंप्लीट पाथ। और रिलेटिव पाथ किसको बोलते हैं, अनकंप्लीट, जो करंट फोल्डर से पाथ हम डिफाइन करते हैं। ऑल गुड, चलें जी, अल्लाह हाफिज।